हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी यूनिट सेकंड, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ना कि आपके फर्स्ट पेपर में आती है, ये आपके सेकंड पेपर में भी देखने को मिलेगी। और ये जो आपका रिसर्च है, ये आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ, आप एमएड भी कर रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम रिसर्च आपका डिस्कस करेंगे, वो भी आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और बहुत ही बेसिक रूप से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपकी सेकंड यूनिट है, जो कि आपके पेपर फर्स्ट में है। और यही सेम यूनिट आपकी यूनिट 6 है, जो कि आपके पेपर सेकंड में है। आपकी पेपर सेकंड में भी आपको सेम यही यूनिट देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस रिसर्च से आपके कई क्वेश्चन देखने को बनते हैं। और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में भी आपकी रिसर्च आता है, लेकिन पीएचडी में आपको बहुत डीपली पूछा जाता है, जबकि यूजीसी नेट में आपका इतना डीपली नहीं पूछा जाता जितना आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। रिसर्च जो है आपके दो शब्द से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। इसका मतलब क्या है? कोई खोज हो चुकी है पहले, उसे दोबारा रिसर्च करना, पहले हुए शोध या फिर कार्य को दोबारा करना ही क्या है आपका रिसर्च। सर्च माने खोजना, री माने दोबारा, दोबारा से किसी चीज को खोजना या फिर किसी कार्य को दोबारा करना, वो क्या होता है आपका रिसर्च। आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपका ये क्या होता है। ये आपका होता है नोन टू अननोन। आप कोई चीजें जानते हो, ठीक है, उससे लेकर ये कहाँ तक जाएगा, जो चीजें आप नहीं जानते, ये आपकी ऐसी ही जर्नी क्रिएट करता है कि आपको पता है ये समस्या है, ये ऐसे, लेकिन आप उसके समाधान तक पहुंचोगे जिस समाधान को आप नहीं जानते। तो नोन टू अननोन, तो यही आपका क्या होता है आपका रिसर्च। अब बात करते हैं रिसर्च जो है आपका साइंटिफिक मेथड। आपका हमेशा साइंटिफिक मेथड को ही फॉलो करेगा, क्योंकि साइंटिफिक मेथड आपका एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कोई भी रिसर्चर अपने व्यक्तिगत रूप को यूज नहीं कर पाता, अपने अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च का समाधान नहीं खोज पाता। लेकिन जब वो साइंटिफिक मेथड पर जाता है तो पूरी चीजें, हाइपोथेसिस वगैरह, पूरे पर्टिकुलर हर स्टेप को फॉलो करता है। और जो आपका रिजल्ट आता है वो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बायसनेस के, वो इस तरीके से आपका रिजल्ट निकलता है। तो इसी वजह से ये क्या है आपका साइंटिफिक है। इसमें कोई भी अपने इमोशन को ऐड कर रिजल्ट नहीं बदल सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो व्यक्तिगत रूप से हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं होता। रिसर्च जो है आपकी साइंटिफिक मेथड होती है, ये आपका हमेशा ही चलता है। अब बात करते हैं रिसर्च जो है आपकी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक है। सिस्टमेटिक क्यों है? क्योंकि रिसर्च का पूरा एक प्रोसेस है। आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, हम रिसर्च के स्टेप भी पढ़ेंगे, तब आप उसमें देखोगे पूरा आपका स्टेप वाइज हम रिसर्च को सोल्व करते हैं, तभी हम उसके समाधान पर पहुंचते हैं। तो रिसर्च आपकी वो ही है जो आपकी सिस्टमेटिक हो और साथ ही साथ आपकी साइंटिफिक हो। ये चीजें आपको याद रखनी है। हम इसमें क्या करते हैं, हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं और सारे स्टेप को फॉलो कर हम उसके सोल्यूशन पर पहुंचते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यही क्या है आपकी रिसर्च है। आपको इतना समझ में आ गया? ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और ये सब चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसी तरीके से आपका रिसर्च का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद जो आपकी आगे आने वाली जितने भी आपकी डीपली कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके डिफिकल्ट भी होते हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिव्यू सिंथेसिस द एक्साइटिंग नॉलेज। ये क्या करता है? ये किसी भी चीज का रिव्यू करता है। जैसे कि पहले किए गए शोध को दोबारा करना एक तरीके का रिव्यू हो गया। आपका संश्लेषण करता है किसी भी नॉलेज को पूरे अच्छे तरीके से, यही आपका रिसर्च हो गया। हम डीपली इसमें चीजें करते हैं। रिसर्च आपका एक दो दिन का नहीं होता, ये पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसे हम पूरा करके ही आपका किसी समस्या का समाधान खोज पाते हैं। तो ये क्या थी? ये थी आपकी रिसर्च। अब बात करते हैं व्हाट इज नॉट रिसर्च। इस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिसर्च क्या है और रिसर्च क्या नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन ये देंगे और आप एग्जाम में क्या करोगे, नहीं रिसर्च मान लोगे और आप आंसर टिक कराओगे और आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो आपने ये तो समझ लिया रिसर्च क्या है, लेकिन आपका ये भी समझना जरूरी है कि रिसर्च क्या नहीं है। सबसे पहला, डाटा कलेक्ट करना आपकी रिसर्च नहीं है। बहुत से क्या करते हैं, हमने तो भाई बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, यही हमारी रिसर्च हो गई। तो आपका डाटा कलेक्ट करना एकमात्र आपकी रिसर्च नहीं है। साथ ही साथ रिपीट द प्रीवियस रिसर्च। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आप एमएड या किसी भी अदर सेमेस्टर में होते हैं, तो क्या करते हैं, हम किसी के प्रीवियस रिसर्च को ही हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। लेकिन आपका वो लेवल छोटा है, इस वजह से आपका चल जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो
तो ये आपका वैलिड भी नहीं है। आपकी पूरी रिसर्च जो है खराब हो सकती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप पीएचडी से भी बाहर जा सकते हो, पीएचडी भी आपकी खतरे में आ सकती है। तो हम इसी वजह से किसी भी प्रीवियस रिसर्च को रिपीट करना आपकी रिसर्च नहीं है। दूसरा, प्लेइंग ऑफ द वर्ड। प्लेइंग ऑफ द वर्ड का क्या मतलब है? आपने किसी की रिसर्च ली, उसमें आपने वर्डों में हेर फेर किया, आपने कुछ स्टेप उठाकर इधर कर दिए, इधर के उधर कर दिए, तो क्या हो गया आपकी प्लेइंग ऑफ द वर्ड्स। तो वो भी रिसर्च नहीं है। आप ये तो नहीं कहोगे कि हमने वो सेम टू सेम बना दी, हमने तो अलग बनाई है, हमने तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है और हमने वहाँ पर वर्ड चेंज किया, तो आपकी रिसर्च नहीं होगी। आपने वर्डों के साथ खेल लिया लेकिन आपने रिसर्च नहीं की, तो ये भी आपकी रिसर्च नहीं है। अगला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, एक से दूसरी जगह भेजना। ये भी आपकी रिसर्च नहीं है कि आपके पास कोई यहाँ पर नॉलेज है, कोई आपके पास डाटा है, उसे आपने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और रिसर्च पब्लिकेशन में आपने वो भेज दिया, तो आपकी रिसर्च हो गई। तो वो भी आपकी रिसर्च नहीं है। ये चीज़ें समझ में आई कि रिसर्च क्या है और रिसर्च क्या नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट थे ये आपके। अब बात करते हैं आपका प्रोसेस ऑफ रिसर्च। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा था कि पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है आपका? सबसे पहले हम क्या करेंगे रिसर्च के, आप इन्हें स्टेप भी कह सकते हो, इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके, ये एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो पहले हम आपके प्रोसेस ऑफ रिसर्च पर चलते हैं। सबसे पहला क्या आपका, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपके पास समस्या होनी चाहिए कि हाँ ये वाली समस्या, उसको पहचानना ही सबसे पहला स्टेप है आपका रिसर्च का। अगर आपने वो चीज़ें पहचान ली तो आप रिसर्च करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। सबसे पहला स्टेप है समस्या को खोजना। और ये जो आपका स्टेप है ना, ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में ऐसे का ऐसा पूछा जा चुका है कि रिसर्च करते टाइम जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है, या सबसे पहली आपकी ज़रूरत होती है, वो क्या है? वो है आपका आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो आपको ये सारे स्टेप याद रखने हैं, समझने हैं, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। इसके बाद क्या करते हो आप, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। आप साहित्य का आप रिव्यू करते हो कि क्या चीज़ कैसे हुई, पहले रिसर्च हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आप समझते हो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। इसके बाद आप बात करते हैं थर्ड स्टेप, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आप जो रिसर्च बना रहे हो उसके उद्देश्य क्या रखोगे आपने, ये तो समझ लिया प्रॉब्लम क्या है, ये भी समझ लिया ये सारी रिसर्च जो है कैसे हुई, किस तरीके से, इससे पहले। लेकिन अब बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जिसे आप क्या बोलते हो, हाइपोथीसिस। आपको पता होनी चाहिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसकी हाइपोथीसिस, आपकी परिकल्पना क्या है। परिकल्पना रिसर्च का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और परिकल्पना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आप आगे पढ़ोगे कि हाइपोथीसिस क्या होती है। तो आपने कहा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया कि आप ये जानोगे कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद आप रिसर्च को डिज़ाइन करोगे, ठीक है। जब आप रिसर्च को डिज़ाइन कर लोगे उसके बाद सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्यों? क्योंकि आप पूरी रिसर्च जो है पूरी पॉपुलेशन पर नहीं कर सकते, इस वजह से जो है आपको सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वो सारी रिसर्च जो आप सैम्पलिंग के थ्रू अपनी डिज़ाइन करोगे। इसके बाद क्या करोगे आप, कलेक्टिंग या फिर आप कलेक्शन ऑफ डाटा। आप क्या कर लोगे, आप डाटा को कलेक्ट करोगे, हर जगह से इकट्ठा करोगे, कैसे कैसे इस पर रिसर्च हो चुकी है, टॉपिक से रिलेटेड आप सारे डाटा का कलेक्शन करोगे। इसके बाद आप एनालाइज करोगे, विश्लेषण करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे ऑफ डाटा, ठीक है। आप चीज़ों का जो आपने डाटा लिया है उसका एनालाइज करोगे, विश्लेषण करोगे। ये सारी चीज़ें जो है आपकी 7 स्टेप में आ जाएगी। अब बात करते हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग तथा प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग। फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे, या फिर आप कह सकते हो जो भी आपने इस रिसर्च की उसे आप उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करोगे, उसे प्रेजेंट करोगे कि आपने क्या चीज़ें खोजी, आपने क्या समाधान निकाला। आप जो स्टेप देख रहे होगे कि आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आप सभी के जो बेसिक स्टेप है वो यही रहने वाले हैं। आपको थोड़ा नाम बदल दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव की जगह आपको हाइपोथीसिस देखने को मिल जाएगा, तो रिपोर्ट राइटिंग की जगह आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपके अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपके ये स्टेप ही होते हैं जो कि आपके प्रोसेस ऑफ रिसर्च होते हैं, रिसर्च के स्टेप होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इन्हें समझ लीजिए, रट लीजिए, किसी भी तरीके से आप इन्हें याद कीजिए। आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोनों ही पेपर में। अब बात करते हैं रिसर्च अप्रोच। आपको यहाँ पर ये थोड़ी कम समझ में आएगी, इसे मैं ब्लैक बोर्ड पर दोबारा से समझाऊंगी, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है आपका यहाँ पर समझना जरूरी है कि आपका प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, आपका पॉजिटिज्म और आपका पोस्ट पॉजिटिज्म क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रत्यक्षवाद। आप सीधा ये मान लो ये है आपकी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज से मतलब क्या है, जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो वहाँ पर आपको रूल भी देखने को मिलेंगे, या फिर जो भी आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी शादी भी आपकी उसी कास्ट में होगी। जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हो तो वो क्या हो गया, आपका एक तरीके का रूल हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से आपकी शादी वगैरह होगी।
वो सब क्या हो गया आपके पोस्टिज्म में आ गया। अब बात करते हैं पोस्टपोर्टिज्म। ये क्या, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रूल देखने को नहीं मिलता। ये होगी आपकी लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, अगर कोई लड़का है, जरूरी नहीं वो उसके कास्ट का हो तभी शादी होगी, तो ये सारी चीज जो है आपकी अलग हो जाती है और आपकी अरेंज मैरिज में अलग हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर चलेगा। जो आपकी अरेंज मैरिज है या फिर जो आपका प्रत्यक्षवाद है, वो क्या आपका रूल के बेस पर होगा और साइंटिफिक तरीके से ही आपका चलेगा। लेकिन जो आपकी लव मैरिज है उसमें किसी भी प्रकार का रूल नहीं है और कोई भी उसमें साइंस नहीं लगेगा, नॉन सिस्टमेटिक होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है आपका, इसमें जो है आपका नंबरेरिक होता है, आपका क्वांटिनेटिव होता है। क्वांटिनेटिव क्यों होगा, क्योंकि नंबर जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर क्या आपका बिल्कुल हमें पता है रिजल्ट मिलना है। अगर हमें पता है 2 दूनी 2 है तो इसका सीधा हमें मिलेगा 4, तो वो क्या है आपका क्वांटिनेटिव होती है। तो इसी वजह से क्या है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, रूल पर बेस है, इसे हम हेर फेर नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या होती है आपकी गुणात्मक होती है, इसमें हम हेर फेर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें अच्छा लगता है हम वहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हैं। गुणात्मक हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है आपका डिडक्टिव मेथड लगता है। इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें आपका इंडक्टिव मेथड लगेगा। ठीक है, आपके 2 मेथड होते हैं, डिडक्टिव और आपका इंडिडक्टिव। ये आपका नियम के बेस पर होता है, ये आपका उदाहरण के बेस पर नियम बनाते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, हमें अगर लड़की कोई पसंद है तो उसी के बेस पर हम शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम पहले शादी तब करेंगे जब हमारे कोई बिल्कुल मैच कर रही हो लड़की, जो है हमारे नियम के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर क्या करेंगे, उदाहरण से हम नया नियम बना लेंगे कि हम किसी और कास्ट में शादी कर सकते हैं। तो यही हो गया। आगे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर वे में होती है, ये बिल्कुल संरचनात्मक रूप में देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चर वे में आपको देखने को मिलेगी, सारे काम सिस्टमेटिक होंगे। ये आपके अनस्ट्रक्चर होती है, इसमें आपको कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलता, कोई भी सिस्टमेटिक तरीका नहीं देखने को मिलेगा। आपका अरेंज मैरिज में क्या होता है, आपको पहले लड़का आएगा, लड़की पसंद करेगी, उसके बाद आपकी पूरी सगाई वगैरह होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सीधा आपकी कोर्ट मैरिज तक हो जाती है। तो कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं था, सीधा का सीधा शादी कर ली। लेकिन इसमें पूरा आपका स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन ये आपका ये फ्लेक्सिबल होता है, ये अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। लेकिन जो आपकी प्रत्यक्षवाद है इसे हम चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें क्या है, आपकी एक ही रियलिटी होती है, आपकी एक ही वास्तविकता होती है, जो सामने है वो ही है। यहाँ पर उद्देश्य जो है पहले से फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य पहले से फिक्स नहीं होते, यहाँ पर सब्जेक्टिव होता है, अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या होती है आपकी, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल क्या होगा, वही है कि जब आपकी अरेंज मैरिज है तो वहाँ पर कंट्रोल होगा मम्मी पापा का, सब चीज़ों का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आप पर कंट्रोल नहीं होता, कोई भी आपके यहाँ पर किसी प्रकार का आपका यहाँ पर लिमिटेशन नहीं लगती। जैसे कि आप इसे एक वर्ड से याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आपने सुना होगा, अब्बा नहीं मानेंगे, ये क्या है आपकी अरेंज मैरिज है। लेकिन आपने वो डायलॉग सुना होगा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये क्या है आपकी ये है लव मैरिज। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। वो क्या हो गया आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद, और ये था आपका प्रत्यक्षवाद। ये मैंने बहुत ही आपको इजी लैंग्वेज में समझाया, आप समझ गए होगे। बस सीधा इतना याद रखो, पोर्टिज्म क्या है, आपका रूल किए आपके सिस्टमेटिक तरीके से क्वांटिटेटिव में। लेकिन ये क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, सब्जेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है आपका, इसमें किसी प्रकार के बाउंडेशन नहीं होती। तो ये था आपका रिसर्च अप्रोच। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग पढ़ लिया। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि आपकी रिसर्च क्या नहीं होती। इसके बाद प्रोसेस ऑफ रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने रिसर्च की अप्रोच पढ़ ली, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके रिसर्च रिक्वायरमेंट। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है आपकी प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे, अगर आपका कोई सिस्टमैटिक तरीका ही नहीं है। इसके बाद गाइडेंस। आपने देखा होगा पीएचडी में हमें मिलते हैं गाइडर। क्यों मिलते हैं गाइडर, वो इसी वजह से मिलते हैं ताकि हम रिसर्च जो है सिस्टमैटिक तरीके से एक प्लानिंग वे में कर पाए, गाइडेंस हमें मिले। अगर हम कहीं पर अटक रहे हैं तो कोई हो जो हमें गाइड कर सके। इसके बाद थर्ड जो आपका एक्सपर्ट की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे गाइडर हो गया, एक्सपर्ट एक ही बात हो गई, या फिर हम अदर से कोई भी टीचर होते हैं उनकी भी हेल्प ले लेते हैं। अब बात करते हैं, हमें बुक की जरूरत पड़ेगी, जर्नल्स की लाइब्रेरी। ये चीज़ें जो है हमारी लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बुक से भी चीज़ें देखेंगे, जो जर्नल्स आपके आ चुके हैं, आर्टिकल आ चुके हैं, लाइब्रेरी की हमें नीड पड़ती है। तो रिसर्च में ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं जिनके पास मनी नहीं होती, वो
रिसर्च कर सकते हैं, तो वो भी रिसर्च नहीं कर पाते, क्योंकि रिसर्च में जो है आपकी मनी लगती है। आप फाइनेंशियल तरीके से जो है आप बिल्कुल सक्षम होने चाहिए, तभी आप रिसर्च कर पाओगे। इसके बाद जो आपका 6 रेफरेंस भी आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, संदर्भ नहीं है, तब भी आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको रिसर्च कंप्लीट करने में, रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, और ये आपको चाहिए ही होते हैं। आगे है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया, आप दोबारा वीडियोस देखिए और दोबारा से समझिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट कंफ्यूजन रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगली क्लासेस आपको देने से पहले वो चीज़ें जो है आपको दोबारा से समझा पाऊँ। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें आज समझ ली। रिसर्च क्या है, मीनिंग समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया, रिसर्च क्या नहीं है, रिसर्च अप्रोचेस भी हमने पढ़ ली, साथ ही हमने रिक्वायरमेंट पढ़ लिया, आपको रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट थी आपके बेसिक पार्ट से, जो कि आपको पता होना ही चाहिए। बच्चों को यही नहीं पता होता कि आप रिसर्च करने जा रहे हो, कि आपको रिसर्च में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप रिसर्च की तरफ जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बेसिक से आपको समझ में आनी चाहिए और पता भी होना जरूरी है। आगे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मेथड, आप रिसर्च क्यों करोगे, फीचर ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर पाऊँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल के साथ जोड़िए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम भी जो है आपकी क्लासेस समय पर पर्टिकुलर करा सकें। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।